हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग अपना एक्टिव पैसिव जहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अभी आपका फ्यूचर टेंस रह गया है, लेकिन कई साथी कह रहे थे कि सर पहले एक्टिव पैसिव पढ़ा दीजिए। तो एक्टिव पैसिव हम लोग पहले सीखेंगे, देन लास्ट में हम क्या करेंगे, अपना फ्यूचर टेंस सीखेंगे। क्योंकि फ्यूचर टेंस की बात कर लें तो एक्टिव पैसिव भी फ्यूचर टेंस की नहीं बनती है, जैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस की और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, उन दोनों की पैसिव वाइज भी नहीं बनती। तो अगर एक नज़र से देखें तो ये टॉपिक हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और ये बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। जो मैंने टेंस में अभी आपको पढ़ाया है वही रूल यहाँ पर फॉलो होंगे। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये एक्टिव जो होता है इसका मतलब क्या होता है और पैसिव का मतलब क्या होता है। देखो, एक्टिव का मतलब होता है कि कोई चीज़ क्या है वो सब्जेक्टिव है, मतलब क्या है उसमें सब्जेक्ट वर्क कर रहा है, वही क्या कहलाएगी, वही आपकी कहलाएगी एक्टिव वाइज। जनरली जितने भी टेंस होते हैं, जो आपके टेंस होते हैं ना, ये सारे टेंस जो आपने पढ़े हो वो सारे एक्टिव टेंस होते हैं, एक्टिव वाइज में होते हैं। लेकिन जब इनकी हम पैसिव वाइज बनाते हैं तो यहाँ पर काम कराया जाता है, वो भी किसके द्वारा, ऑब्जेक्ट के द्वारा। यहाँ ऑब्जेक्ट के द्वारा काम कराया जाता है पैसिव वाइज में, लेकिन एक्टिव वाइज में सब्जेक्ट के द्वारा काम कराया जाता है। अगर हिंदी में कहें तो एक्टिव का मतलब होता है कर्तवाचक और पैसिव का मतलब होता है कर्मवाचक, क्योंकि ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म होता है और सब्जेक्ट का मतलब कर्ता होता है, जो काम करता है। तो ये होता है एक्टिव और पैसिव में अंतर। अब इसकी थोड़ी सी बातों को समझेंगे। देखो, हम इस तरफ एक्टिव लिख रहे हैं, जो मैं सारणी लिख रहा हूँ उसको आप नोट कर लेना, और इस तरफ मैं पैसिव लिख रहा हूँ, ताकि आपके लगभग सारे कंसेप्ट शुरुआत में ही शुरू हो जाए, ख़त्म हो जाए। जो भी समझना है समझ लीजिए। एक्टिव का मतलब है कि अगर एक्टिव में आपको डू या डज लगा मिलेगा, अगर एक्टिव टेंस में आपको डू या डज लगा मिलेगा तो पैसिव वाइज में वो इज़ या फिर एम या फिर आर में चेंज हो जाएगा। अगर डू डज लगा मिला तो आप इज़ लगाओगे, एम लगाओगे, आर लगाओगे। ये सारी चीज़ें किस पर डिपेंड करेंगी, तो ये सारी चीज़ें आपकी सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगी। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज़ लगाएंगे, अगर आई है तो एम लगाएंगे, और अगर आर है तो प्लूरल के साथ आर, देन यू के साथ भी हम आर को कंसीडर करते हैं। ठीक है ना, टेंस में मैंने ये आपको बताया है। वहीं अगर मैं बात कर लूँ कि एक्टिव में अगर आपको इज़ एम आर दिखाई मिल जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ इज़ एम आर तो आएगा ही आएगा, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। बस थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं कि जो इज़ था वो इज़ होकर क्या बन जाएगा, इज़ बीइंग बन जाएगा। यानी इन तीनों के साथ हम बीन जोड़ देंगे। अगर इज़ है तो इज़ बीइंग हो जाएगा, अगर एम है तो एम बीइंग हो जाएगा, अगर आर है तो आर बीइंग हो जाएगा। जनरली ये हमें ऐड करना पड़ता है, बस जिसको बोलते हैं बीइंग। ठीक बात ना। अगर इज एम आर मिलेगा तब की बात कर रहे हैं। ठीक है सर, तीसरा क्या याद रखना है, अगर हैज़ या फिर हैव मिलेगा, ये किस में, एक्टिव में। अगर एक्टिव में आपको हैज़ या हैव लगा मिल रहा है तो आपको हैज़ और हैव तो लिखना ही लिखना है, इसके साथ आपको क्या जोड़ना है, तो बीन जोड़ना है। याद रखना, काफ़ी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। यहाँ बीन है BEEN और यहाँ बीइंग है BEING। अगर इज एम आर आएगा तो आप बीइंग जोड़ोगे, अगर हैज़ या हैव आएगा तो हैज़ बीन लगाओगे या फिर हैव बीन। और ये सारे किस पर डिपेंड करेंगे, सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ बीन, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव बीन हो जाएगा। ये प्रेजेंट की बात हो गई। वहीं अगर मैं बात करूं कि डिड आ जाएगा तो डिड को आप किस में बदलोगे, डिड को आपको बदलना पड़ेगा वाज या फिर वर में, वाज या फिर वर में। और ये किसके हिसाब से, सिंगुलर है तो वाज यानी एक वचन है तो वाज, और बहुवचन है तो वर का प्रयोग करेंगे। ओके, अब बात आती है कि सर अगर वाज या फिर वर आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, तो वाज या फिर वर जब आ जाएगा
तो वाज वर तो यहाँ पर आएगा ही आएगा, उसको हम रोक नहीं सकते। लेकिन इसके साथ हमने यहाँ पर देखो बीइंग जोड़ा था, तो ये भी क्या जुड़ेगा, यहाँ पर बीइंग जुड़ेगा, यानी हो जाएगा वाज बीइंग या फिर वर बीइंग। और कंसीडर करेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, ऊपर ही मैंने लिख रखा है वाज वर के साथ वाज बीइंग या वर बीइंग, ये पैसिव में बन जाएगा। तीसरा आता है कि अगर सर हैड आएगा तब क्या करेंगे, हैड आएगा तो आपको हैड बीन कर देना है, ये आपको कर देना है हैड और बीन कर देना है, बस ये हो गए। ये तीन किस टेंस की मैं बात कर रहा हूँ, इन तीन की बात कर दें और इन तीन की बात कर दें। आपको पता है कि ये सारे किस टेंस के हैं, ये सारे प्रेजेंट टेंस के हैं। भाई ये प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट है, ये कॉन्टिन्यूअस है और ये क्या है, परफेक्ट है। और यहाँ पर मैं बात कर लूँ ये किसके हैं, तो ये है पास्ट के। ये आपका जो पास्ट का है इंडेफिनिट है, ये पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है और ये पास्ट का परफेक्ट है। अब एक चीज़ आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करो, जो इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है, ये भैया इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, जो इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है ना, इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब वो कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तित हो जाती हैं। आप देखो डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की थी, ये किस में बदल गई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, यानी इज एम आर में बदल गई। और जो आपकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की थी इज एम आर, उसके साथ हमने क्या जोड़ दिया, बीइंग जोड़ दिया। जो प्रेजेंट परफेक्ट की थी उसके साथ हमने क्या जोड़ा, बीन जोड़ा। और वही काम सेम यहीं पर हुआ है। देखो ये पास्ट इंडेफिनिट है डिड, और पास्ट इंडेफिनिट किस में पैसिव वॉइस में बदल जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, क्योंकि वाज वर क्या है, वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है। तो डिड किस में चेंज हो गया, वाज या वर में, वाज वर। अब यहाँ पर भी हमने बीइंग लगाया था कॉन्टिन्यूअस में, और यहाँ पे हमने क्या लगाया, बीइंग लगाया। भाई कॉन्टिन्यूअस में हमेशा बीइंग लगाएंगे जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। फिर बात करते हैं परफेक्ट में। परफेक्ट में अपन ने यहाँ पर बीन लगाया था और यहाँ पर भी परफेक्ट में हमने क्या लगाया, बीन लगाया। क्या याद रखोगे कि जो इंडेफिनिट का होगा वो कॉन्टिन्यूअस में परिवर्तित हो जाएगा पैसिव वॉइस में, जो आपका कॉन्टिन्यूअस होगा वो उसके साथ आपकी बीइंग लग जाएगा, जैसे इज एम आर, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। और जो परफेक्ट में होगा उसके साथ बीन लग जाता है, यानी हैज़ हैव था तो हैज़ बीन, हैव बीन, और हैड था तो हैड बीन। ये आपके 6 हो गए। 2 और आपको पढ़ने हैं क्योंकि जनरली 8 ही टेंसों की पैसिव वॉइस बनती है। एक आपका हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट और एक हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल शैल लगता है, उसके साथ हम विल बी लगा देते हैं, और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव शैल हैव लगता है, उसके साथ विल हैव बीन और शैल हैव बीन लगा देते हैं। वो एक अलग टॉपिक वीडियो में बताऊंगा, नहीं तो आपका सब पूरा जितना पढ़े हो मिक्स हो जाएगा, फिर समझ नहीं आएगा। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। फिर एक सब्जेक्ट की टेबल होती है उसको बताऊंगा, रूल एक ही होता है इसका उसको बताऊंगा। फिर सीधे हम इसके जो बुक में एग्जाम्पल दिए हैं, जो क्वेश्चन दिए हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, इतनी बात आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्क्रीनशॉट ले लिया ना आपने। अब देखो सब्जेक्ट की हम क्या करेंगे, टेबल देखेंगे कि सब्जेक्ट की टेबल क्या होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ज़रा उस बात को समझने का प्रयास अपने को करना है। देखो मैंने इस तरफ लिखा सब्जेक्ट, इस तरफ सब्जेक्ट लिखा और इस तरफ मैंने लिख दिया ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट आपको पता है किसी का नेम हो सकता है। भाई सब्जेक्ट क्या हो सकता है, एक तो किसी का नाम हो सकता है, नेम हो सकता है किसी का, या फिर आपके प्रोनाउन हो सकते हैं। प्रोनाउन में क्या आएगा, या फिर आई आएगा, या फिर आपका यू आएगा, या फिर आपका ही आएगा, या फिर आपका शी आएगा, या आपका दे आ सकता है। दे के बाद आपका क्या हो गया, ही सी इट आई वी यू। अच्छा आई हो गया, वी हो गया,
ये वी भी आ सकता है और सारे हमने लिख दिए, इट भी आ सकता है। तो आप देखो जब ये सब्जेक्टिव केस मतलब क्या, एक्टिव में, तो जब एक्टिव में जो सब्जेक्ट हैं इनको जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कुछ नहीं करना पड़ता है। अगर कोई किसी का नाम है, मान लिया राहुल, गीता, मीना, कुछ भी नाम है, तो उसको हम बाई के साथ लगाएंगे, यानी हमें सब में बाई लगाना पड़ेगा। अगर किसी का नाम है तो बाई क्या करेंगे, नेम करेंगे, यानी बाई लिखेंगे उसके बाद नेम लिख देंगे, जो भी नेम है। अगर आई है तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, सभी को पता है कि बाई लगाएंगे, और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। जहाँ आई था वहाँ हो जाएगा ऑब्जेक्ट में बाई मी, क्योंकि किसी के द्वारा काम कराया जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव केस बन जाएगा, क्योंकि ये पैसिव वॉइस की बात मैं कर रहा हूँ। अगर यू है तो यू चाहे सब्जेक्ट में हो और चाहे ऑब्जेक्ट में हो, यू नहीं चेंज होता है। अगर यू है तो केवल बाई लगाएंगे, बाई यू हो जाएगा, यू कभी नहीं चेंज होता है। ही की बात कर लें तो बाई तो आएगा ही आएगा, और ही का क्या बन जाएगा, ही का बन जाता है हिज, बाई हिज, है ना। ऐसे ही का हिज बन जाता है। ठीक वैसे सी का क्या बन जाता है, तो सी का बन जाता है बाई हर, ये बन जाएगा बाई हर, ठीक है ना। और दे की बात कर लें, दे का क्या बन जाता है, ये बनता है बाई देम, ये हो गया बाई देम। लास्ट आ गया वी, और वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनता है, बाई अस, ये अस बनता है। यानी आई का मी बनता है, यू का यू ही रहता है, ही का हिज बन जाता है ये, और सी का हर बन जाता है, दे का देम बन जाता है, वी का अस बन जाता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ से आपका जहाँ ये हर में लगेगा, चाहे जो एक्टिव पैसिव आप करो, ये सारे कुछ में आपको लगने वाला है, ठीक है ना। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन यहीं से आपका गलत हो जाएगा तो फिर आपके नंबर कट सकते हैं। क्या इतनी बात आपकी समझ में आ गई है। ये सब्जेक्टिव टेबल है, आप इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम रूल देखेंगे, ठीक है ना। अब देखेंगे सर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल, और उसके बाद हम अपने एग्जाम्पल को, क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, और देखना आप छोटे से लेकर बड़े तक के सारे एग्जाम्पल बना पाओगे, ठीक है ना। देखो अगर मैं एक्टिव सेंटेंस की बात करूं, एक्टिव सेंटेंस, अगर एक्टिव का मतलब क्या होता है, एक्टिव का मतलब जितने भी टेंस हैं, जो भी टेंस हैं, अगर हम उसको लिखें तो उसका रूल क्या होता है। भाई सबसे पहले अगर मैं बेसिक स्ट्रक्चर की बात करूं तो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका मेन वर्ब आ जाता है, और फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है, इसके बिना कोई भी सेंटेंस पॉसिबल नहीं है कि बन जाए। भाई देखो हेल्पिंग वर्ब टेंस पर डिपेंड करेगी, जैसा टेंस वही हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब इंडेफिनिट है तो फर्स्ट फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी फॉर्म, परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी फॉर्म तो भी लगती है, ठीक है ना। अब देखो अब मैं बात करूंगा कि इनका अगर मैं पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो ये पैसिव वॉइस क्या बनेगा, जरा मेरी बात को समझना। ये एक्टिव था और ये पैसिव जब बनाएंगे तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप यहाँ पर चीज़ों को समझो। ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको आपको सबसे पहले लिखना है। यानी हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ये हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया। ऑब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। लेकिन याद रखना है हेल्पिंग वर्ब में आपकी जो टेबल मैंने अभी लिखाई है ना, टेबल, उस टेबल को याद रखना है। जैसे डू डज इज एम आर में लिख दोगे, मान लिया यहाँ डू डज आया तो यहाँ इज एम आर में से कुछ आएगा, यहाँ वाज या वर आया तो यहाँ वाज बींग या वर बींग में से कुछ आएगा, यहाँ हैज़ है आया तो यहाँ हैज़ बीन है वो बीन आएगा, क्योंकि ये पैसिव है और ये एक्टिव है, ठीक है ना। उसके बाद मेन वर्ब। अब ये देखो आप समझना, आपको पता है कि मेन वर्ब टेंस के हिसाब से लगती है। इंडिफिनिट है तो फर्स्ट फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस आईएनजी फॉर्म। लेकिन इसमें आपको सीधा फंडा याद रखना है,
पैसिव वॉइस। दुनिया का कोई भी सेंटेंस अगर पैसिव वॉइस में लिखा जाएगा तो ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म कंसीडर की जाती है हमेशा। जैसे यहाँ पर अगर ईट है या ईटिंग है या ईटन है, इन तीनों में जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वो ईटन ही होगी, थर्ड फॉर्म ही होगी, क्योंकि यहाँ पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है। ये हो गया 3 स्ट्रक्चर। लास्ट में आपको ये जो सब्जेक्ट दिख रहा है ना, ये सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट को ले जाना है लास्ट में लिखना है। और सब्जेक्ट को हम कैसे लिखते हैं, बाई के साथ हम सब्जेक्ट लगा देते हैं, अभी मैंने आपको बताया है। ऑब्जेक्ट मैंने लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब टेबल की सहायता से लिख देंगे, टेबल हमें याद हो जाएगी एग्जाम्पल करते करते। मेन वर्ब यहाँ कुछ भी हो, एक्टिव में कुछ भी हो, अगर पैसिव बनाएंगे तो हमेशा थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा इधर आ गया सबसे पहले, और सब्जेक्ट चला गया बाई के साथ लग गया लास्ट में, और ये हमारा रूल बनकर रेडी हो गया। अब एक एग्जाम्पल देंगे, उसको आप करना। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया, हमने कहा ही ड्राइव्स अ कार, मैंने कहा ही ड्राइव्स अ कार, ये मैंने आपका एक एग्जाम्पल दे दिया, मतलब वह गाड़ी चलाता है, वह गाड़ी चलाता है, मैंने एक एग्जाम्पल दिया। तो आप यहाँ पर एक चीज़ देखो, यहाँ पर ड्राइव, अब देखो यहाँ पर ES लगा है ना, और ES लगा है मतलब यह किस टेंस की बात हो रही, यहाँ पर ये इंडिफिनिट टेंस की बात हो रही। और कौन सा इंडिफिनिट, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट की। हमने कैसे पहचाना सर, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब के साथ एस या ES का प्रयोग करते हैं। अब आपको पता है ड्राइव्स वर्ब की कोई फॉर्म नहीं होती है, लेकिन ड्राइव्स हमने क्या किया, यहाँ एस लगाया, मतलब ये सिंगुलर बना दिया हमने, तो ये हो गया ड्राइव्स। और ड्राइव्स मतलब एस या ES कब लगाते हैं, इंडिफिनिट टेंस में लगाते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में। अब इसका अगर मैं एग्जाम्पल, अगर मैं पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, जरा देखो मैं इसका पैसिव वॉइस बनाता हूँ। सबसे पहले आपको पहचानना आना चाहिए सब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। भाई कार किसके द्वारा चलाई जा रही है, काम कौन कर रहा, ही कर रहा ना, तो ही आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और ही कर क्या रहा है, आप कहोगे सर ही कार चला रहा है, तो कार क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बचा आपका ड्राइव्स, ये ड्राइव्स क्या हो जाएगा, ये मेन वर्ब हो जाएगा। और हमें इतनी ही चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें पता हैं, अब हम देखो इसकी पैसिव वॉइस तुरंत बना देंगे। भाई कैसे बनाएंगे इसकी पैसिव वॉइस, आप जरा देखो। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो ये ऑब्जेक्ट पूरा है आकार, तो हमारा सबसे पहले क्या आ जाएगा, आकार आ जाएगा। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाएंगे, तो ये हमने टेंस पहचान लिया किस टेंस का है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का। और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या फिर डज होती है। और ये पैसिव वॉइस में किस में चेंज हो जाती है, आपको पता है जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो ये लगती है इज में, एम में और आर में। हम या फिर इज लगाएंगे या फिर एम लगाएंगे या फिर आर लगाएंगे, तो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट कैसा है, जो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना वो कैसा है। क्या सिंगुलर है, आकार का मतलब एक कार, तो कार सिंगुलर है ना, एक वचनकर्ता के साथ किसका प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ का लगाएंगे आकार इज हो गया, इज। ड्राइव्स की थर्ड फॉर्म क्या होता है, ड्राइव्ड, तो ये हमने लगा दिया यहाँ पर, थर्ड फॉर्म लगा दिया। और किसके द्वारा, ही। अब ही हम लास्ट में जाएंगे तो क्या बाई पहले लगेगा ना, तो हमने लगा दिया यहाँ पर बाई। और क्या आ गया, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनता है, हिम बनता है, या हिज बनता है, लो हिज बन गया। गाड़ी को उसके द्वारा चलाया गया, ये बात कह रहा है पैसिव वॉइस। लेकिन एक्टिव वॉइस क्या कह रहा था, ही ड्राइव्स अ कार, वह कार चलाता है, वह गाड़ी चलाता है। लेकिन पैसिव वॉइस क्या बनेगा कि गाड़ी को उसके द्वारा चलाया जा रहा है, क्योंकि पैसिव वॉइस ऑब्जेक्टिव होता है, जबकि एक्टिव वॉइस क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है। तो आई होप आपको एग्जाम्पल से थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, बाकी मैं एग्जाम्पल से अभी सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। अब चलिए 1 बाय 1 हम एग्जाम्पल करेंगे, सारे एग्जाम्पल आपके बुक के करूंगा मैं, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है ना। चलिए अब रेडी हैं आप ना,
देखिए कोशिश आपको करना है सारे सेंटेंसों को बनाने की, और उम्मीद करते हैं कि अगर आप इस क्लास को पूरा देख लिए तो आपका लगभग जो पैसिव और एक्टिव वॉइस का है वो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ज़रा देखो आप यहाँ पर, अगर मैं पहला देता हूँ, ये एक्टिव सेंटेंस है, ये एक्टिव सेंटेंस मैंने दे दिया। हमने कहा आई राइट अ लेटर, ये दिया गया भैया, आई राइट अ लेटर। अब हमने एक सेंटेंस आपके सामने दिया, आई राइट अ लेटर। इसका मतलब क्या है? हमने कहा सर इसकी हमें पैसिव वॉइस बना के बताओ। तो पैसिव वॉइस आप कैसे बनाओगे? मेरे भाई आप चीज़ों को समझो जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपने टेंस पहचान लिया, अगर आपने एक्टिव सेंटेंस का टेंस पहचान लिया तो पैसिव वॉइस आप तुरंत बना दोगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि यह किस टेंस का है, कितने लोग बता सकते हैं कि यह किस टेंस का है? क्या मैं यहाँ पर लिख दूँ कि ये सर मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? भाई ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने कैसे बताया? क्योंकि आपको पता है कि अगर पास्ट का इंडेफिनिट टेंस होता, अगर निगेटिव होता तो डिड तो लगा ही लगा होता कहीं पर, और अगर अफर्मेटिव होता तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। सेकंड तो नहीं है, ये तो फर्स्ट फॉर्म हो गई। अब बात करेंगे पास्ट का तो नहीं हो सकता, फ्यूचर की बात कर लें। फ्यूचर में फर्स्ट फॉर्म तो लगती है, ठीक है, इंडेफिनिट में, लेकिन फर्स्ट फॉर्म के साथ विल या शैल भी हमें प्रयोग करना पड़ता। ना तो विल है ना तो शैल है। बचा क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बचा। ये यही टेंस है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में थर्ड पर्सन जो होता है, कोई तीसरा व्यक्ति, और जो सिंगुलर है उसके साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। लेकिन मैं फर्स्ट पर्सन, आई मतलब मैं फर्स्ट पर्सन, इसीलिए एस या ईएस का प्रयोग नहीं हुआ है। बात बिल्कुल क्लियर। अब हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। अगर मैं आई की बात करता हूँ तो पत्र कौन लिख रहा है? आई। तो आई सब्जेक्ट हो गया। राइट मतलब होता लिखना, तो ये क्या हो गएगा सर? मेन वर्ब हो जाएगा। क्या लिख रहा है? आ लेटर, तो आ लेटर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे, यानी ये सबसे पहले क्या आ जाएगा? आ लेटर। तो ये हमारा हो गया आ लेटर। अब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू या फिर डज होती है, और ये किस में परिवर्तित होती है? इज में या फिर एम में और या फिर आर में। डिपेंड करेगा सब्जेक्ट जो हमारा पैसिव वॉइस का है, इज लगाएं, एम लगाएं या आर लगाएं। तो आप देखो आ लेटर, एक पत्र क्या है? सिंगुलर है, इसीलिए क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। तो आ लेटर इज। अब मेन वर्ब राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटेन होती है। तो आ लेटर इज रिटेन, और किसके द्वारा? आई के द्वारा। सब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्ट बनता है तो सबसे पहली तो बात बाई लगता है, और आई किस में परिवर्तित हो जाता है? मी में। तो ये बन गया मी, लो बन गया। आ लेटर इज रिटन बाई मी, पत्र को मेरे द्वारा लिखा जाता है, और यहाँ था कि मैं पत्र लिखता हूँ। तो ये पहला आपकी समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। आइए दूसरा मैं देता हूँ, उसको ज़रा करने की कोशिश करो। मैंने ये दिया कि वी एक्सपेक्टेड न्यू न्यूज़। अच्छा, वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज़। अब ये मैंने आपको दे दिया, वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज़। वी मतलब हम उम्मीद कर रहे हैं किसकी? एक अच्छी खबर की। हम एक अच्छी खबर की उम्मीद करते हैं, हम एक आशा लगाए बैठे हैं कि हमें एक अच्छी न्यूज़ मिलेगी, ऐसा सेंस कह रहा है क्वेश्चन। अब देखो, अब हम करेंगे इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाएंगे। कैसे बनेगा? कुछ ना करो, आप सबसे पहले इसका टेंस देख लो। क्या मैं बता दूं ये कौन सा टेंस है? तो क्या मैं इसके सामने ये लिख सकता हूँ कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है? क्यों है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है? क्योंकि सर ये भैया इंडेफिनिट अगर पास्ट का होता तो एक्सपेक्ट की सेकंड फॉर्म लगी होती, ये तो पास्ट में है नहीं। अगर फ्यूचर का होता तो विल या शैल लगा होता, वो भी नहीं है। बचा क्या? प्रेजेंट ही तो बचा, तो प्रेजेंट हमने लगा दिया। क्योंकि वी हम फर्स्ट पर्सन है ना, इसीलिए मेन वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगा है। अब सबसे पहले हम देखेंगे इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो पैसिव वॉइस में इसका ऑब्जेक्ट क्या है? गुड न्यूज़ है।
हैं, गुड न्यूज़ को सबसे पहले लाएंगे। तो ये हम जब इसकी पैसिव वॉइस मेरे दोस्त बनाएंगे तो हम लिखेंगे गुड न्यूज़। अब मैंने गुड न्यूज़ पहले क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता है गुड न्यूज़ क्या है, गुड न्यूज़ ऑब्जेक्ट है, गुड न्यूज़ अच्छी खबर। अब खबर क्या है, न्यूज़ आपका हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, न्यूज़ सिंगुलर है तो गुड न्यूज़। अब क्या लगाएंगे, इज़ लगाएंगे, तो ये हमारा हो गया गुड न्यूज़ इज़ एक्सपेक्ट। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, एक्सपेक्टेड, तो ये हो जाएगी एक्सपेक्टेड। गुड न्यूज़ इज़ एक्सपेक्टेड और किसके द्वारा, वी, तो वी पहले तो बाई लगेगा, बाई लगाया और वी किस में चेंज हो जाता है, वी अस में चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा बाई अस। लो बन गया, गुड न्यूज़ इज़ एक्सपेक्टेड बाई अस। जो अच्छी खबर है वो मेरे द्वारा आशा लगाई जाती थी कि हाँ अच्छी खबर मिलेगी। क्या ये दोनों सेंटेंस आपकी समझ में आए हैं? ज़रा एक बार कमेंट करके बताना क्या ये दोनों सेंटेंस आपकी समझ में आ गए हैं ना। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं। अब आपकी समझ में आ रहा होगा कि सर अभी तक आप सारे अफर्मेटिव सेंटेंस दे रहे थे जिसमें ना तो नॉट का प्रयोग हो रहा था, ना तो कोई क्वेश्चन वाला को सेंटेंस था, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो आपने टेंस में पढ़ा है वही आपको यहाँ पर फॉलो कराना है। देखो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिख दिया, मान लिया 3 नंबर, और ये एक्टिव वॉइस का है, एक्टिव वॉइस का है। हमने कहा डू, अच्छा चलो इस तरह लिखते हैं, डिड आई कॉल यू, ऐसे लिखते हैं ना, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। हमने लिखा डिड आई कॉल यू। अब हमने एक सेंटेंस लिख दिया, हमने कहा डिड आई कॉल यू, हमने कहा इसके पैसिव वॉइस बताओ जी क्या बनेगी पैसिव वॉइस। तो आपको जो टेंस में पढ़ाया है वही टेंस में लगेगा। आप एक बात हमेशा याद रखना, मैं इस तरफ लिखे भी दे रहा हूँ, चाहे एक्टिव वॉइस का कोई सेंटेंस हो चाहे पैसिव वॉइस का कोई सेंटेंस हो, अगर यहाँ पर अफर्मेटिव है तो यहाँ पर भी अफर्मेटिव बनेगा, अगर यहाँ निगेटिव है तो यहाँ भी निगेटिव बनेगा, अगर यहाँ आपका इंट्रागेटिव है तो यहाँ भी आपका इंट्रागेटिव बनेगा। जो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में रहेगा ना वही सेंटेंस पैसिव वॉइस में रहेगा। चूँकि यहाँ एक्टिव वॉइस में क्या है, इंट्रागेटिव सेंटेंस। भाई प्रश्न पूछा जा रहा है ना, डिड आई कॉल यू, डिड आई कॉल यू प्रश्न पूछा जा रहा है ना, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, अपना रूल वही लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ हेल्पिंग वर्ब आई है तो हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ पर भी आएगी। भाई हेल्पिंग वर्ब यहाँ आई है तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर भी आएगी। तो कहने का मतलब सबसे पहले देखो सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। भाई आई, मैं बुलाया ना तो हमने आई, ये हमारा आई क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और किसको, तुमको, तो कॉल क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ये सॉरी यू क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। और कॉल ये बुलाना ये हो जाएगा मेन वर्ब। बचा आपका डिड, तो डिड क्या हो जाएगी, आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। सारा कुछ पता चल गया। तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखते हैं, यानी यू हम सबसे पहले लिखेंगे। लेकिन याद रखना है आपको, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस था तो इसको भी इंट्रोगेटिव बनाएंगे, मतलब पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। चूँकि यहाँ डिड आ गया, अब जरा हमें बताऊँ, डिड के साथ जो डिड होता है वो किस में चेंज होता है। आप कहोगे सर वाज में या फिर वर में। भाई यही तो चेंज होता है, डिड वाज में या फिर वर में। अब यू क्या है, यू के साथ किसका प्रयोग करेंगे, यू वर होता है कि यू वाज होता है। यू वर होता है ना, तो यू के साथ वर का प्रयोग, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यानी क्या लगा देंगे सर, वर लगा देंगे, वर यू। अब आएगा मेन वर्ब, मेन वर्ब है कॉल, और कॉल की थर्ड फॉर्म होती है कॉल्ड, ये हो गया कॉल्ड। वर यू कॉल्ड, और किसको, आई, आई किस में चेंज होगा, मी में, लेकिन बाई के साथ, बाई मी, और लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क, लो बन गया। वर यू कॉल्ड बाई मी, क्या तुमको हमारे द्वारा बुलाया गया है, यही तो बात बनेगी। तो ये पैसिव वॉइस हो गया, ये एक्टिव वॉइस हो गया। बोलो क्या इतनी बात आपकी समझ में आ गई है, बोलो क्या इतनी बात आपकी समझ में आई है ना, कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए अगला देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल दे रहे हैं, जरा सॉरी भाई है ना। चलिए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या कह रहा है उसको आप बनाने की कोशिश करना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल नंबर मैंने 4 कह दिया। ये है आपका कि सी इंजॉयज अ साउंड स्लीप। सी इंजॉय सी इंजॉयज अ साउंड स्लीप। अब साउंड स्लीप का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? साउंड स्लीप का मतलब क्या होता है? ये जो साउंड स्लीप लिखा है ना, इसका मतलब होता है गहरी नींद में सोना। अगर आप साउंड स्लीप में हो मतलब आप गहरी नींद में सो रहे हो, तो आप यहाँ से इसको याद कर सकते हो और अपने मित्र के सामने बोल भी सकते हो। इससे लगेगा कि हाँ आप इंग्लिश जानते हो, ठीक है ना। तो साउंड स्लीप का मतलब होता है गहरी नींद में सोना, और इंजॉय मतलब पसंद करती है। सी मतलब वह। जनरली होता भी है कि लड़कियां क्या होती हैं कि वो गहरी नींद में सोना ज़्यादा पसंद करती हैं, ठीक है ना। मजाक की बात है भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो सी इंजॉयज अ साउंड स्लीप मतलब वह गहरी नींद में सोना पसंद करती है। किस टेंस का है? फर्स्ट मेरा क्वेश्चन, ये जो सेंटेंस लिखा मैंने ये किस टेंस का है, किससे पकड़ोगे आप? देखो मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ मेरे दोस्त, वो तरीका समझो, बेहद अच्छे तरीके से समझ आएगा। सबसे पहले आपको इतना तो दिमाग में पता है, अगर फ्यूचर इंडिफिनिट होगा तो आपका क्या आएगा? विल या शैल आएगा। क्या विल शैल है? नहीं है। अच्छा मैं इंडिफिनिट पे ही क्यों जा रहा हूँ, मैं परफेक्ट पे या फिर मैं आईएनजी फॉर्म पे क्यों नहीं जा रहा हूँ? आपको पता है अगर कॉन्टिन्यूअस होगा तो आईएनजी फॉर्म लगा होगा, इसमें कहीं आईएनजी लगा ही नहीं है। अगर परफेक्ट होगा तो थर्ड फॉर्म होगा, थर्ड तो कहीं लगा ही नहीं है। तो बचा क्या? इंडिफिनिट बचा, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तो पैसिव वॉइस बनते ही नहीं है। तो ये आपकी समझ में आया होगा। अब इंडिफिनिट किसकी बात करें? अगर फ्यूचर का होगा तो विल या शैल आएगा, चूंकि है नहीं मतलब फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का जो इंडिफिनिट टेंस था वो खत्म हो गया। अब पास्ट में आएंगे। पास्ट इंडिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। आपको पता था, जैसे मैं आया तो ही केम, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई ना, तो यहाँ सेकंड फॉर्म भी नहीं लगी है, मतलब बचा क्या? प्रेजेंट इंडिफिनिट है, लो बन गया जी। अब पहचान लो सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। कौन गहरी नींद में सोना पसंद करता है? सी, तो सी हो गया सब्जेक्ट। और कैसे सोना पसंद करते हैं? अ साउंड स्लीप मतलब गहरी नींद में, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। बचा इंजॉयज, तो ये हो गया मेन वर्ब। अब हम बना देंगे भाई पैसिव वॉइस इसकी कैसी बनेगी, जरा आप हमें बताओ। आप कहोगे मित्र जो साउंड स्लीप है ये आगे आ जाएगा। हमने कहा वेरी गुड। तो ये हमारा जो साउंड स्लीप था ये कहाँ आ गया? ये आ गया आके, ठीक है ना। एक एल है, एक एल काट देना। साउंड स्लीप हो गया आके। अ साउंड स्लीप, अब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे गहरी नींद में, मतलब इज, यार जाहिर सी बात है ना। अब आपको पता है कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? डू या डज आती है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में, और ये पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बन जाएगी, यानी इज लगाएंगे, एम लगाएंगे या फिर आर लगाएंगे। तो गहरी नींद मतलब इज, तो इज क्योंकि यह गहरी नींद सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे? अ साउंड स्लीप इज, अ साउंड स्लीप इज। और उसके बाद क्या है? मेन वर्ब इंजॉयज, इंजॉय फर्स्ट फॉर्म, इसकी थर्ड फॉर्म इंजॉयड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सर इंजॉयड। अ साउंड स्लीप इज इंजॉयड, और ये सब्जेक्ट के पहले क्या आएगा? बाई, और सी का क्या बनता है? हर बनता है। यानी गहरी नींद में सोना उसको पसंद है, गहरी नींद में सोना उसको पसंद है। और ये कह रहा था क्या? प्रेजेंट इंडिफिनिट। जो प्रेजेंट ये जो एक्टिव था ना, ये क्या कह रहा था? ये कह रहा था कि उसको गहरी नींद में सोना पसंद है, लेकिन ये कह रहा कि गहरी नींद में उस जो लड़की है, हर माने एज अ फीमेल पर्सन ना, उस लड़की को गहरी नींद में सोना पसंद है या पसंद करती है, वो गहरी नींद में सोना पसंद करती है। आप कैसे भी समझ सकते हो। तो एक्टिव पैसिव वॉइस की आज हमने पहली क्लास देखी है। क्या बताओ आपको ये क्लास समझ में आई है?
कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना मेरे भाई, मोर देन सफिशेंट है। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर अगर आपको कोई क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल गया तो आप हमसे बताना। मैं यूनिट बी की बात कर रहा हूँ, यूनिट ए की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि झूठ बोलना हमें आता नहीं है। जो बताऊँगा एकदम परफेक्ट बताऊँगा, जो पढ़ाऊँगा एकदम परफेक्ट पढ़ाऊँगा। बाकी आप खुद समझ सकते हो, 2019 पूरा बैच आप हमसे पढ़े हो, ठीक है ना। चलो तो आज की वीडियो को यहीं पर रोकेंगे। 6 बजे मिलते हैं वर्ग समीकरण की दूसरी क्लास में, जो कि इम्पॉर्टेंट क्लास है। एक क्वेश्चन उस टाइप का भी आता है। तो चलिए 6 बजे मिलते हैं, तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।